जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम लोग आज पढ़ेंगे मुक्ति बोध को, जो कि प्रयोगवाद के कवि हैं। और इनका आज जन्मतिथि है 13 नवंबर 1917 को उनका जन्म। तो मुक्ति बोध का जन्म 1917 को हुआ और मृत्यु 1964 को। मुक्ति बोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। एक ही साथ वे प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं हैं। वे न छायावाद से संतुष्ट थे, न प्रयोगवाद से, न प्रगतिवाद से। छायावादी अनुभूतियां बृहत्तर मानवीय सरोकारों से जुड़ी नहीं थीं। उनमें एक प्रकार का आत्मपरक सम्मोहन था, अतिशय भावुकता और आध्यात्मिकता थी। प्रयोगवाद का प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण उन्हें पसंद न था। प्रगतिवादी ढर्रे पर मार्क्सवादी सिद्धांतों के अभिव्यक्ति को वे संकीर्णता मानते थे। नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता की सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कुछ और चाहिए, और वह चाहिए जो जीवन को उसकी समग्रता, उसकी सारी विशेषताओं सहित प्रकट करे। जीवन को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनिवार्य है। वे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में मार्क्सवादी थे, पर कविता में अभिव्यक्ति की अनेकानेक पद्धतियों, कलात्मक विधियों और सौंदर्यवत्ता के समर्थक थे, जिन्हें प्रगतिवाद ने उपेक्षित कर रखा था। प्रयोगवाद का एक पक्ष था आत्मग्रस्तता। वे इससे परिचित ही नहीं थे। इन्हीं अर्थों में वे स्वयं आत्मग्रस्त थे। इससे मुक्त होने के लिए उन्हें सामाजिक बदलाव की व्यापक समस्याओं तथा उनसे हल से संबंध क्रियात्मक कर्मों में सम्मिलित होने की पहल की। यह पहल कोरी बौद्धिक नहीं थी, बल्कि बेहद बेचैनी का परिणाम थी। यह लाइन पूछा हुआ है किसी परीक्षा में। बेचैन मन की इस अभिव्यक्ति को तार सप्तक की अंतर्दर्शन, आत्मसंवाद और एक आत्मवक्तव्य की कविताओं में देखा जा सकता है। एक आत्मवक्तव्य में कवि कहता है, खूब काट छाट और गहरी छील छाल, रंगों और वसूलों से मेरी देखभाल, मेरा अभिनव संशोधन अविरत क्रमागत, रंदा और वसूला भूरी भूरी खाक धूल में भी है और उनकी अति दीर्घ कविता अंधेरे में भी है। वे अपनी आत्मग्रस्तता को बेरहमी से छील कर अपना अभिनव संशोधन करते चलते हैं। स्पष्ट है कि वे गहरे अंतर्द्वंद और विशिष्ट मानवीय अभिप्राय के कवि हैं। यह संशोधन अभिनव तत्कालीन हिंदी कविता की सौंदर्य चेतना, कला समस्या और मंतव्य का भी है। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल 1980 और चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 प्रकाशित हुए हैं। भूरी भूरी खाक धूल का प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु उसमें संग्रहित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से दूसरे संग्रह की रचनाओं से पहले की हैं। पहले संग्रह की रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है की प्रास्ताविक है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है, क्योंकि उस कवि को खबरों का पता है, इसलिए वह हंसता नहीं। यह उसकी वर्तमानता है। कहीं बृहदाकार पक्षी सिर पर सांवले पंख फैलाकर मंडराता है, कहीं अंधेरे में टूटी सीढ़ियां हैं, कहीं खाके कतरे हैं, कहीं मालव निर्झर की कंचन रेखा है। इस व्यवस्था में हर आदमी उचक कर चढ़ जाना चाहता है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस रेल पेल में सब लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा है। अतः वह इस व्यवस्था को क्रांतिकारी तरीके से बदलना चाहता है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। कवि व्यंग करता है, वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है। इन प्रास्ताविक कविताओं की व्यवस्था चांद का मुंह टेढ़ा है की रचनाओं में और भी अधिक जटिल तथा सघन बिंबावलियों तथा बीहड़ देसी प्रतीकों द्वारा की गई है। वे आत्मसंघर्ष में वर्गांतरण की चर्चा करते हैं। वर्ग संघर्ष उनमें सर्वत्र मौजूद है। परिवर्तन के लिए सशस्त्र क्रांति के समर्थक है। उनका मूल उद्देश्य समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब मुक्त होंगे। फिर भी रामविलास शर्मा कहते हैं, पर यह सत्य है कि मुक्तिबोध के मानसिक संघर्ष का एक कारण मार्क्सवाद के प्रति उनका गहरा आकर्षण तथा उसे पूरी तरह स्वीकार न कर पाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के पीछे उसी तरह की विचारधाराएं और काव्य प्रवृत्तियां थीं जिनके प्रभाव से प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलनों का प्रसार हुआ था। मुक्तिबोध आत्म मंथन के कवि हैं। इस मंथन में कालकूट भी निकलता है और अमृत भी।
कालकूट वह स्वयं पीते हैं और अमृत दूसरों को बांटते हैं। इस मंथन में उनका आत्मलोचन, सभ्यता समीक्षा, आधुनिक बोध, रचना प्रक्रिया, मानवीय अभिप्राय, क्रांतिकारी परिवर्तन आदि सभी कुछ सम्मिलित है। किसी एक कविता को उठा लीजिए, उसमें यह सब कुछ मिलेगा। किसी में कुछ तत्व प्रधान है तो किसी में कुछ। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने समग्रतः एक ही कविता लिखी है, अनेक कविताओं को मिलाकर भी एक कविता। भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस और दिमागी गुहांधकार बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी के बाहर जाने का रास्ता उसे मालूम है। भूल गलती में शायर, सूफी, आलिम, फाजिल, मनसदवार की कतारें सलाम में झुकी हैं। अन्य कविताओं में भी बुद्धिजीवी की नपुंसकता को उभारा गया है। अंधेरे में भी वह कहता है, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतन, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। पर भूल गलती में एक और व्यक्ति है, सामने बेचैन भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल धब्बे, लाल लंबे दाग, बहते खून की वह कैद कर लाया ईमान। यह ईमान बेमालूम दरों के इलाकों की लश्करें मुहैया कराने के लिए गुम हो जाता है। यह उसकी प्रैक्सिस। ब्रह्मा राक्षस भी उसी प्रकार की आत्मग्रस्त और आत्मचेतस है। तो यह है मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। और यह पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसके अंतर्गत उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। और यह पुस्तक है डॉक्टर बच्चन सिंह की। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें मुक्तिबोध के बारे में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।